स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 10 का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आरएच कारक, या इसको हम आरएच प्रतिजन भी कहते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो आरबीसी होती है उसके सतह पर दो तरह के एंटीजन्स पाए जाते हैं, ए और बी। और ए और बी प्रतिजन के आधार पर हमने रक्त को ए बी और ओ के अंदर बांट दिया था कि ए और बी प्रतिजन के आधार पर हमने ए बी और ओ रक्त समूह बना लिए थे। तो अब क्या होता है कि इस आरबीजी की सतह पर एक और एंटीजन की खोज हो गई। उस एंटीजन को या प्रतिजन को हम कहते हैं आर एच कारक। तो इसका मतलब है अभी इस आरबीसी की सतह पर हमें एक प्रतिजन और मिल गया जिसको अपन आर एच प्रतिजन कहेंगे। तो कुल मिलाकर हमें जो ध्यान रखेंगे वो तीन तरह के प्रतिजन हो गए, ए बी और तीसरा होता है आर एच। तो इसकी खोज कैसे हुई, ये क्या होते हैं पढ़ते हैं देखो इसके बारे में। तो लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर ए व बी प्रतिजन के अतिरिक्त एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे आर एच कारक कहते हैं। याद रखिएगा, हमने ए बी तो पढ़ाया था कि ए बी तो पाए जाते ही हैं, और उस ए बी के अलावा आर बी सी की सतह पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसको हम आर एच कारक कहते हैं। तो लगभग 39-40 साल बाद में इसकी खोज हुई थी, जो आर एच कारक था उसकी। तो उस आर एच कारक भी एक तरह का प्रतिजन ही है जो हमारे आर बी सी की सतह पर पाया जाता है। तो अब उसका जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रक्त दिया जाता है तो ए बी को तो ध्यान में रखते ही हैं, उसके अलावा आर एच कारक का भी ध्यान रखा जाता है। तो इसकी खोज कैसे हुई, आर एच कैसे नाम दिया गया। तो आर एच कारक की खोज एक बंदर था जिसका नाम था मकाका रीसस। इसको अपन अंग्रेजी में लिखते हैं मकाका रीसस नामक बंदर में की गई। तो ध्यान रखिएगा, आर एच कारक की खोज मकाका रीसस नामक बंदर में की गई। अब ये रीसस जो शब्द है इसका, जिसमें आर एच आ रहा है, आर एच, इस शब्द से यहाँ पर आर एच ले लिया गया कि आर एच की खोज एक बंदर में की गई थी, उसका नाम था मकाका रीसस। और ये खोज भी किसने की थी, ये वही साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर और उनके एक साथी थे वीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने इस आर एच कारक की खोज की। तो इसकी खोज भी करने वाले कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर व एक इनका साथी थे वीनर। इन्होंने आर एच कारक की खोज बंदर में कर दी थी। अब ये तो बंदर के आरबीसी में पाया जा रहा है, तो जब मनुष्य के आरबीसी की भी जांच की गई तो वहाँ पर भी आर एच कारक जैसा एक और कारक पाया गया, लेकिन उसका नाम भी क्या दे दिया गया, आर एच कारक ही उसका नाम दे दिया गया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इसका उस कारक का नाम आर एच कारक पड़ गया, और अब आज भी हम उसको आर एच कारक भी कह रहे हैं। तो ये जो आर एच कारक या आर एच प्रतिजन है, ये हमारे आरबीसी से पाया जाता है, ये प्रोटीन से बना होता है। मतलब जैसे हमारे आरबीसी है उसकी सतह पर हमें एक प्रतिजन और मिल गया जिसको हम कह रहे हैं आर एच। और ये किसका बना हुआ है, ये प्रोटीन से बना हुआ है जिसमें 417 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रश्न बनता है एक तो ये बनता है कि ए बी प्रतिजन के अलावा कौन सा प्रतिजन महत्वपूर्ण है, तो वो आर एच कारक या आर एच प्रतिजन महत्वपूर्ण है। आर एच कारक की खोज किस में की गई, तो बंदर में की गई। उस बंदर का नाम क्या था, उसका नाम है मक्काका रीसस। आर एच कारक किसका बना होता है, मतलब वसा का बना है, कार्बोहाइड्रेट का बना है, प्रोटीन का बना है। तो हम देख रहे हैं कि आर एच कारक प्रोटीन का बना हुआ है। इस प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल काम आते हैं, 417 अमीनो अम्ल काम आते हैं। ये जो आर एच कारक है ये भी मानव की आरबीसी की सतह पर भी पाया जाता है। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने ए और बी पढ़े थे और हमने कहा था कि उनके प्रति प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षी एंटीबॉडी पाई जाती हैं, लेकिन आर एच प्रतिजन ऐसा प्रतिजन है जिसके विरुद्ध शरीर में किसी प्रकार की पहले से कोई प्रतिरक्षी मौजूद नहीं होती है। तो देखो, जिन व्यक्तियों में लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर आर एच कारक पाया जाता है उन्हें आर एच प्लस, इसको अपन आर एच धनात्मक भी कहते हैं, पॉजिटिव या धनात्मक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि कोई आरबीसी है और उसकी सतह पर आपको आर एच कारक दिखता है या आर एच कारक पाया जाता है तो हम उसे क्या कह देंगे, आर एच पॉजिटिव कहेंगे।
ऐसे विश्व में लगभग 85% ऐसे मानव होते हैं जिनमें RH कारक पाया जाता है, अर्थात तो वो सब पॉजिटिव होंगे, जैसे A+, B+, AB+, O+। तो 85% मानवों में पूरे विश्व में लगभग RH पॉजिटिव वाले पाए जाते हैं, अर्थात उनके आरबीसी की सतह पर RH कारक भी पाया जाता है। जिन व्यक्तियों की लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर RH कारक नहीं पाया जाता है, तो उन्हें हम कह देंगे RH नेगेटिव या RH ऋणात्मक। RH ऋणात्मक का मतलब है इस आरबीसी की सतह पर कोई RH प्रतिजन नहीं है। ये बिल्कुल पहले जैसी है, इसमें कोई RH प्रतिजन नहीं पाया जाता है, इसलिए नहीं पाया जा रहा है, तो इसमें इसे कहेंगे RH नेगेटिव या RH ऋणात्मक कहते हैं। और विश्व में लगभग 15% जो मानव होते हैं वो RH नेगेटिव वाले होते हैं। तो प्लस का तो मतलब ये है कि RH कारक आरबीसी पर पाया जाता है। माइनस या ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि RH कारक वहाँ पर यानी आरबीसी की सतह पर नहीं है, वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। अब जिनमें ये RH कारक पाए जाते हैं, देखो ये RH कारक होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं, इनके अलग अलग रूप होते हैं। देखो इसमें RH डी है, एक RH कैपिटल ई है, फिर RH स्मॉल ई है, RH कैपिटल सी है और RH स्मॉल सी है। तो इसमें एक कैपिटल डी मतलब स्मॉल डी नहीं है, RH स्मॉल डी यानी छोटा डी नहीं है इसके अंदर। तो RH कैपिटल डी, RH कैपिटल ई, फिर स्मॉल ई, फिर कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये 5 तरह के RH कारक मानव के आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ये होता है RH जो कैपिटल वाला है। तो सभी RH कारकों में RH सबसे महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। प्रश्न ये आ सकता है कि जिन आरबीसी सतह पर RH कारक पाया जाता है उनको क्या कहेंगे? उनको RH पॉजिटिव या RH धनात्मक कहेंगे। जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता उनको क्या कहेंगे? RH नेगेटिव या RH ऋणात्मक कहते हैं। विश्व में कितने प्रतिशत लोग RH नेगेटिव होते हैं? 15%। कितने लोग RH पॉजिटिव होते हैं? 85%। कितने प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं मानव में? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? RH कैपिटल डी, फिर एक तो स्मॉल ई, कैपिटल ई और स्मॉल ई, फिर कैपिटल सी और स्मॉल सी। ध्यान रखिएगा स्मॉल डी नहीं है, इसमें कैपिटल डी है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण RH कारक है, जिसको इन पांचों में से जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है वो कौन है? वो RH है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी है। प्रतिरक्षाजनी का मतलब है ये प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि यह जो RSD है ये सब सर्वाधिक या सबसे अधिक प्रतिरक्षाजनी होता है, बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रेरित करता है ताकि वहाँ पर एंटीबॉडी निर्मित हो सके। अब ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हो गए। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि रक्तदान के समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रक्तदान के समय ध्यान रखने होगी महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है। तो रक्तदान के समय देखो हमें रक्त का समूह का ध्यान रखना पड़ेगा कि समान रक्त समूह होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का ए है तो उसको ए वाला रक्त देना चाहिए, बी है तो उसको बी वाला देना चाहिए, या उसको हम वो दूसरी बात हम ध्यान रखेंगे RH कारक का भी। तो रक्त का समूह का तो ध्यान रखेंगे और RH कारक का मिलान भी आवश्यक है। जैसे एक व्यक्ति का रक्त समूह A+ है तो इस व्यक्ति का रक्त A+ वाले व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है, मिलान होना चाहिए इसका। अब बात ये आती है कि यदि हमें ये जो RH कारक है इसका ध्यान नहीं रखें, जैसे एक कंडीशन ये हो कि जैसे RH A+ वाला रक्त A नेगेटिव वाले व्यक्ति को दे दें तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। A+ वाला रक्त A नेगेटिव को दे दें तो क्या होगा? तो ये हम कह रहे हैं कि क्या होता है जब RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त RH नेगेटिव व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया जाए, तो मतलब ये अगर स्थिति हो जाती है तो उस व्यक्ति के लिए ये जानलेवा साबित होता है। अब वो कैसे होता है? देखो कि अगर RH पॉजिटिव वाला रक्त किसी RH नेगेटिव व्यक्ति को दे दिया जाए तो ग्राही कौन हुआ? RH नेगेटिव वाला। दाता कौन हुआ? RH पॉजिटिव वाला। तो जैसे ही देखो पॉजिटिव रक्त देगा, पॉजिटिव का मतलब है इसमें RH कारक है, नेगेटिव का मतलब है उस व्यक्ति में RH कारक नहीं है। तो पहली बार जब ये RH कारक इस नेगेटिव के शरीर में जाएगा तो इसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इस RH कारक के विरुद्ध
प्रतिरक्षी बनाना चालू कर देगा। और जब प्रतिरक्षी बन जाएंगे तो जो दाता ने जो रक्त दिया है वो प्रतिरक्षी उसे इस आरएच प्रतिजन से क्रिया करके इसके आरबीसी के गुच्छे बना देगी, जिसको अपन रुधिर समूहन कहते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति के अंदर कई तरह के यकृत की बीमारियां या वहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ बनते जाएंगे और वो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। देखो, जब आरएच धनात्मक व्यक्ति का रक्त आरएच ऋणात्मक व्यक्ति को दिया जाए तो क्या होगा? तो रक्त लेने वाले अर्थात जिसको अपन क्या कहेंगे, ग्राही। ग्राही कौन है? आरएच नेगेटिव वाला। तो आरएच रक्त लेने वाले अर्थात ग्राही के शरीर में आरएच धनात्मक कारक के विरुद्ध आईजीजी प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। देखो, ये प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएंगे, आईजीजी प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएंगे। ये प्रतिरक्षी आरएच धनात्मक व्यक्ति के द्वारा दिए गए रक्त की, ये जो प्रतिरक्षी बनेंगे आईजीजी टाइप के, ये प्रतिरक्षी क्या करेंगे? आरएच धनात्मक व्यक्ति के द्वारा दिए गए रक्त की आरबीसी का समूहन करके उसको नष्ट कर देते हैं। यानी जो गर्म रक्त जिसने लिया उसके शरीर में जिसने रक्त दिया उसके रक्त के गुच्छे बन जाएंगे, जिसके कारण ग्राही के शरीर के रक्त में बिलिरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाता है। ये बिलिरुबिन क्या होता है? जब ये आरएच पॉजिटिव वाला रक्त देता है तो इसके रक्त का विघटन हो जाता है, जिससे एक अपशिष्ट पदार्थ बनता है जिसको अपन बिलिरुबिन कहते हैं। तो ये बहुत अधिक जमा हो जाता है, जिससे यकृत और प्लीहा जो है ये उनको हानि पहुंचती है और अंत में वृक्कों यानी किडनी के विफल होने से ग्राही व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये स्थिति आ जाती है कि उस ग्राही व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है अगर एक धनात्मक व्यक्ति वाला का रक्त ऋणात्मक व्यक्ति को दे दिया जाए तो। अब यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखना है कि आरएच कारक के लिए शरीर में प्राकृतिक रूप से कोई प्रतिरक्षी मौजूद नहीं होते हैं, यानी पहले से कोई प्रतिरक्षी मौजूद नहीं होते हैं। जब आरएच नेगेटिव रक्त पहली बार आरएच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आता है, देखो, तो आरएच नेगेटिव व्यक्ति के शरीर में पहली बार आरएच कारक के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनते हैं। जैसे ये आरएच पॉजिटिव रक्त है किसी व्यक्ति का, या आरएच पॉजिटिव व्यक्ति इस व्यक्ति को दे दिया जिसका आरएच नेगेटिव है, ये नेगेटिव है सारा। अब इसके शरीर में क्या होगा? देखो, ये पॉजिटिव रक्त आ गया है, ये एंटीजन आ गया, यानी ये आरबीसी आ गई। इस आरबीसी की सतह पर ये आरएच पॉजिटिव उत्पन्न है। तो इस ग्राही का शरीर क्या करेगा? इस ग्राही के शरीर में इस कारक के विरुद्ध क्या बनेगी? इसके शरीर में प्रतिरक्षी बनेगी। अब ये प्रतिरक्षी क्या करेगी? इसके शरीर में जो प्रतिरक्षी इस तरह से वाई आकार की होती है, ये प्रतिरक्षी क्या करेगी? इस आरबीसी को यहाँ से पकड़कर इस तरह से इसके गुच्छे बना देगी। देखो, ये सभी प्रतिरक्षी इकट्ठी हो जाएगी, आरबीसी के इस तरह से गुच्छे बना देगी। ये देखो, तो ये गुच्छे बन जाएंगे तो ये आरबीसी नष्ट हो जाएगी। जो जिस आरएच से पॉजिटिव वाली आरबीसी आई है ना, इस आरबीसी के ये गुच्छे बन जाएंगे और गुच्छे बन जाएंगे, ये आरबीसी नष्ट हो जाएगी, जिसको अपन कहते हैं रुधिर समूहन। क्या कहेंगे? रुधिर समूहन कहेंगे। ये रुधिर के समूहन, इधर की एंटीबॉडी इस तरह से समूह बना लेगी, तो चारों ओर से घेर कर आरबीसी के गुच्छे बना लेगी और ये आरबीसी नष्ट हो जाएगी और उस व्यक्ति के जिसने दिया गया उसके शरीर, उसकी जान को खतरा हो जाएगा। तो पहली बार देखो, ये जो पॉजिटिव वाला रक्त इसके शरीर में आया है तो पहली बार इसके शरीर में प्रतिरक्षी बनना चालू होते हैं, और दोबारा से अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये प्रतिरक्षी इस आरबीसी को ख़त्म कर देंगे। तो यही है कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि आरएच पॉजिटिव वाला रक्त अगर आरएच नेगेटिव व्यक्ति को दे दिया जाए तो रक्त लेने वाले ग्राही के शरीर में आरएच धनात्मक कारक के विरुद्ध आईजी प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। देखो, ये प्रतिरक्षी उत्पन्न हो गए, प्रतिरक्षी उत्पन्न हो गए। अब क्या होगा? ये प्रतिरक्षी आरएच व्यक्ति के द्वारा दिए गए रक्त, आरएच पॉजिटिव व्यक्ति के द्वारा दिए गए रक्त के आरबीसी का रुधिर समूहन करके देखो उसको नष्ट कर देती है। तो ये रुधिर समूहन हो गया। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रुधिर समूहन। तो ये आरबीसी नष्ट हो जाएगी। अब आरबीसी नष्ट होगी तो यहाँ पर एक अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, उसका नाम है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन, जिसके कारण ग्राही के शरीर के रक्त में बिलिरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ बनता है। ये बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, जिससे ये हानिकारक पदार्थ के कारण क्या होता है? यकृत और प्लीहा को नुकसान होता है, उसको हानि पहुंचती है और अंत में जो गुर्दे होते हैं, किडनी, वो भी रुधिर को नहीं छान पाती है और विफल होने के कारण उस ग्राही व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।
और ये भी बात हमने की कि पहले से कोई प्रतिरक्षी मौजूद नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर RH कारक के। जब पहली बार RH कारक अगर व्यक्ति के शरीर में आता है तब पहली बार उसके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। अब इससे संबंधित देखो एक रोग पढ़ेंगे अपन, एक डिजीज़ पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस डिजीज़ का नाम है गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्या नाम है इस डिजीज़ का? गर्भ रक्ताणु कोरकता। अब ये जो गर्भ रक्ताणु कोरकता होती है ये क्या होता है, ये कब स्थिति आती है? जब मान लीजिए RH कारक, जो RH कारक होता है, कारक में असंगतता के कारण उत्पन्न होती है। असंगतता का मतलब है एक तो RH पॉजिटिव हो और एक RH नेगेटिव हो, तभी ये उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ का मतलब होता है माँ के शरीर के अंदर एक गर्भ होता है, शिशु। ये माँ का शरीर है, इसके अंदर शिशु, ये माँ है, ये उसका शिशु है। अब ये माँ तो देखिए, जैसे मान लीजिए माँ तो है RH नेगेटिव और इसके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो है RH पॉजिटिव। तब देखो ये स्थिति दोनों विपरीत है, तब एक रोग उत्पन्न होता है जिसको अपन कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो होता क्या है, जैसे आपको एक बार समझा देते हैं इधर कि ये जैसे माँ का शरीर है, गर्भाशय, इसके अंदर जैसे ये शिशु है। अब ये शिशु क्या होता है, अपरा के द्वारा माँ के शरीर से जुड़ा रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? अपरा। ये है गर्भस्थ शिशु और ये है माँ। तो होता क्या है कि ये माँ तो है वो RH नेगेटिव है और ये जो अंदर शिशु है ये RH पॉजिटिव है। तो प्रथम प्रसव के दौरान क्या होता है, पहली बार डिलीवरी, जब पहली बार बच्चे का जन्म होता है तो प्रथम प्रसव के समय क्या होता है कि इस जो शिशु है इसका रक्त और माँ का जो शरीर का रक्त है वो आपस में आदान प्रदान हो जाते हैं। आपस में आदान प्रदान हो गया तो इस शिशु का जो पॉजिटिव वाला रक्त है, प्लस वाला रक्त है, वो माँ के शरीर में पहुँच गए। देखो यहाँ पर पहुँच गए माँ के शरीर में। तो पहली बार माँ तो नेगेटिव है, RH पॉजिटिव वाला रक्त माँ के शरीर में पहुँच गया। तो इस माँ के शरीर में यहाँ पर इस कारक के विरुद्ध क्या बना ली जाती है, यहाँ पर प्रतिरक्षी बना ली जाती है। ये प्रतिरक्षी ये माँ के शरीर में बन गई पहली बार, क्योंकि पहली बार पॉजिटिव आया है तो माँ के शरीर में प्रतिरक्षा ने क्या बना लिया, इसके खिलाफ प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बना ली। अब पहली बार में तो क्या होता है कि ये प्रतिरक्षी का निर्माण हो रहा होता है या ये कम बनती है प्रतिरक्षी। तो पहली बार तो डिलीवरी हो जाती है और जो प्रथम बच्चा पैदा होता है, प्रथम बच्चा, वो तो बिल्कुल नॉर्मल या सामान्य पैदा होता है। अब मान लो अगली बार सेकंड टाइम में ये होता है कि सेकंड टाइम में भी इस माँ के गर्भ में भी ये पॉजिटिव वाला बच्चा पाया जाता है। ये पॉजिटिव वाला बच्चा ही गर्भ धारण में होता है। तब होते क्या है कि प्रसव के समय देखो ये जब ये रक्त का आदान प्रदान होगा इस अपरा के द्वारा, तो ये जो पहली बार में जो प्रतिरक्षी बन गए थे ये प्रतिरक्षी इस अपरा के द्वारा इस शिशु के अंदर घुस जाएंगे। ये प्रतिरक्षी देखो इस शिशु के अंदर घुस गए और इस शिशु के जो आ रहे शिशु का जो रक्त है उस रक्त के ये गुच्छे बना देंगे। तो ऐसा शिशु या तो फिर मरा हुआ पैदा होगा या उसमें रक्त की भयंकर कमी होगी या उसको बहुत ही भयंकर पीलिया या हेपेटाइटिस रोग होगा। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। ये कब उत्पन्न होती है, जब RH नेगेटिव तो माँ हो और उसके गर्भ में RH पॉजिटिव शिशु हो, तब ये स्थिति पैदा होती है। तो इसका उपचार क्या है देखो, तो इसका उपचार ये होगा कि पहली बार जो प्रसव होता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंजेक्शन आता है प्रति IgG का। IgG उत्पन्न हो जाते हैं या हम कहेंगे anti-RH का इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो वो ये इंजेक्शन क्या करता है, इस माँ के शरीर में जो ये प्रतिरक्षी ये जो पॉजिटिव वाला रक्त आया है या RBC आई, इस RBC को ये ख़त्म कर देगी। तो ये न रहेगी RBC तो माँ का शरीर है वो प्रतिरक्षी भी नहीं बनाएगा। तो जो माँ के शरीर में जो पॉजिटिव वाला रक्त पहुँच गया है उस पॉजिटिव वाले रक्त को ये इंजेक्शन है वो ख़त्म कर देगा। तो इन RBC ख़त्म कर देगा तो माँ के शरीर में प्रतिरक्षी भी नहीं बनेंगे। तो देखो इसको फटाफट पढ़ लेते हैं।
गर्भ रक्ताणु कोरकता, ये कब होता है कि जब RH नेगेटिव रक्त वाली माँ के गर्भ में RH पॉजिटिव शिशु होता है, याद रखिएगा। तो प्रथम प्रसव के समय अपरा के द्वारा माँ और गर्भस्थ शिशु के मध्य रक्त का आदान प्रदान हो जाता है। तब RH पॉजिटिव वाले शिशु का रक्त माँ के शरीर में पहुँच जाता है और पहली बार माँ के रक्त में RH पॉजिटिव कारक के विरुद्ध प्रतिरक्षी बना लिए जाते हैं। देखो ये प्रतिरक्षी बना लिए, प्रतिरक्षी कौन से बन गए, ये IgG बन गए। प्रथम शिशु का जन्म तो सामान्य रूप से हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रथम बार तो ये RBC ये जो प्रतिरक्षी ये बन रही है या इसका निर्माण कम होता है, इसलिए प्रथम शिशु पर तो कोई असर नहीं होता है। लेकिन बाद की गर्भावस्था में या दूसरी तीसरी टाइम जो भी है, बाद की गर्भावस्था में यदि गर्भस्थ शिशु RH नेगेटिव पॉजिटिव है, फिर से RH पॉजिटिव शिशु होता है, तो माँ के शरीर में जो पहली बार प्रतिरक्षी बन गए थे वो प्रतिरक्षी शिशु के शरीर में पहुँच जाते हैं और शिशु के रक्त की RBC को रुधिर समूहन विधि द्वारा, ये विधि है एक, रुधिर समूहन विधि द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। रुधिर समूहन होता है, रुधिर के गुच्छे बन जाते हैं, अर्थात शिशु में रुधिर लयनता उत्पन्न हो जाती है, उसमें रुधिर की कमी हो जाती है, रुधिर का नाश हो जाता है। ऐसे शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हो सकती है। यदि शिशु जीवित भी रहता है तो उसमें रक्त की कमी होती है, वो अत्यंत कमज़ोर होता है। हेपेटाइटिस, जिसको यकृत की बीमारी कहते हैं, यकृत का रोग है ये। हेपेटाइटिस क्या है? पीलिया है एक तरह से, हेपेटाइटिस यकृत की बीमारी है। तो वो हेपेटाइटिस से ग्रसित हो जाता है। इस रोग को ही हम क्या कहते हैं? गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो ये कब उत्पन्न होती है गर्भ रक्ताणु कोरकता? जब RH नेगेटिव महिला हो और उसके गर्भ में RH पॉजिटिव वाला भ्रूण पाया जाता है या शिशु पाया जाता है। अब इसका उपचार क्या है? देखो, प्रथम प्रसव के समय 24 घंटे के भीतर माता को प्रति IgG या anti-RHD का टीका लगाया जाता है। ये एक इंजेक्शन आता है प्रति IgG, यानी IgG के विरुद्ध है ये, या इस RHD के विरुद्ध है, का टीका लगाया जाता है, जिसे रोहगम प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। इस नाम से आती है ये टीका, रोहगम नाम प्रतिरक्षी भी कहते हैं इसको। रोहगम होता है गर्भ रक्ताणु कोरकता को रोकने वाला। ये टीका माँ के रक्त में मिश्रित, यानी जो मिल गया है रक्त, माँ का रक्त और शिशु का रक्त जो मिल गया है, तो उस गर्भस्थ शिशु की RH धनात्मक RBC का विनाश करके माँ के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पादन होने से रोक देता है। दूसरा इसका उपचार ये हो सकता है कि यदि शिशु है उसमें ये काम हो गया है कि उसमें प्रतिरक्षी पहुँच गए हैं, तो पूरे शिशु का संपूर्ण रक्त रक्तदान द्वारा बदल दिया जाता है, अर्थात उसका जो पहले वाला रक्त है वो पूरा निकाल दिया जाता है और उसकी जगह नया रक्त उसको छिड़ा दिया जाता है, तब भी शिशु की जान बच जाती है, उसका पूरा रक्त ही बदल दिया जाता है। तो ये 2 तरीके हैं इस रोग को रोकने के लिए। तो रुधिर समूहन क्या होता है? रुधिर समूहन मतलब ये है कि जैसे ये माँ के शरीर में ये प्रतिरक्षी बने, तो ये प्रतिरक्षी देखो इस तरह से वाई आकार के होते हैं, हमने देखा था, ये हमने प्रतिरक्षी पढ़े थे, ये वाई आकार के होते हैं। तो ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं? ये RBC के इस तरह से जोड़कर, इस एंटीजन को जोड़ते हैं, तो एंटीजन कहाँ होते हैं? RBC की सतह पर होते हैं। तो इस तरह से ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं? इनके गुच्छे बना देते हैं इस तरह से, तो इस तरह से जुड़ जाती है। जैसे ये तो इस तरह से ये एंटीजन जुड़ जाते हैं RBC के, इस तरह से ये गुच्छे बन गए। इसको हम कहते हैं रुधिर समूहन। क्या कहेंगे इसको? रुधिर समूहन। और ये RBC फिर नष्ट हो जाती है, तो शिशु को भी इसके लिए फिर खतरा हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो इसमें क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से कि गर्भ रक्ताणु कोरकता कैसे उत्पन्न होती है? जब RH नेगेटिव माँ के गर्भ में RH पॉजिटिव शिशु होता है तब उत्पन्न होती है। तो पहली बार में तो ये शिशु सामान्य पैदा क्यों होता है? क्योंकि पहली बार में प्रतिरक्षी कम बनते हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट टाइम में, दूसरी बार में अगर पॉजिटिव शिशु होता है उसके गर्भ में, तो फिर रुधिर समूहन द्वारा उसका रक्त का नाश हो जाता है और ऐसे शिशु की मृत्यु हो सकती है या उसके अंदर रक्त की भयंकर कमी पाई जाती है, उसको कई हेपेटाइटिस जैसे रोग हो जाते हैं। इसका उपचार क्या है?
तो उपचार ये है कि एक इंजेक्शन आता है प्रति IgG का, या जिसको NTRHD भी कहते हैं, और उसका नाम है रोगम भी कहते हैं उसको। ये प्रतिरक्षी एक इंजेक्शन आता है, टिक्का आता है, उसको लगा दिया जाता है 24 घंटे के अंदर। तो उससे क्या होता है कि जो माँ के शरीर में जो पॉजिटिव रक्त पहुंच गया है, उस पॉजिटिव रक्त की RBC का ये उसको ख़त्म कर देगी। इसलिए जब पॉजिटिव रक्त माँ के शरीर में नहीं पहुंचेगा तो उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी भी नहीं बनेंगे, और नेक्स्ट टाइम उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये आप लिख लीजिए इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट का रक्तदान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ लेंगे। इसको आप लिख लीजिए।